नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। जलगांव ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। पीएम ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदना। जलगांव ट्रेन हादसे में कई लोगों की मौत, कई घायल। अमेरिका में गरजे जयशंकर। भारतीय दूतावास पर हमले का उठाया मुद्दा। कहा, सहानुभूति नहीं, जवाबदेही चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 128वीं जयंती। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। पराक्रम दिवस इवेंट में भावी पीढ़ी के लिए दिया संदेश। और अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र के जलगांव में हुए ट्रेन हादसे ने सारा देश झंझोड़ के रख दिया है। जलगांव में हुए इस ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के सीएम, डिप्टी सीएम, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम नेताओं ने दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ रेल हादसा अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। हमारी संवेदनाएं मृतकों के शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य होने का लाभ प्रदान करें। बता दें कि उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बुधवार शाम एक ट्रेन में आग की अफवाह के बाद पटरी पर उतरे कुछ यात्री पास की पटरी पर विपरीत दिशा से आ रही दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए। अधिकारियों ने इस हादसे में कम से कम 12 यात्रियों की मौत होने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यह हादसा उस समय हुआ जबकि लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस में सवार यात्री आग लगने के डर से जल्दबाजी में बगल की पटरियों पर कूद गए और बेंगलुरु से दिल्ली जा रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। दुर्घटना में 15 अन्य यात्री घायल हो गए। वहीं इस दर्दनाक हादसे पर राज्य सरकार ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए देने और घायलों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के ऐलान किए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका दौरे पर सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले का मुद्दा उठाया। जयशंकर ने हमले को गंभीर मसला बताया। विदेश मंत्री ने कहा कि इस घटना में शामिल लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ मुलाकात की कुछ घंटों बाद ही यह बात कही। बता दें कि जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के समारोह में शामिल होने के लिए अमेरिका पहुंचे थे। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर मार्च 2023 में अलगाववादी समर्थकों ने हमला किया था और इन लोगों ने दूतावास में तोड़फोड़ की और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था। इस पर भारत ने उस समय भी चिंता जताई थी। अमेरिकी सरकार के मामले में सख्त एक्शन लेने की मांग की गई थी और अब फिर विदेश मंत्री जयशंकर ने इस मसले को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष उठाया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। जयशंकर ने दो टूक कहा कि दोनों देशों के संबंध तभी मजबूत होंगे जब आपस में सहयोग बढ़ेगा और समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाएगा। जयशंकर ने भारत की चिंताओं को अमेरिका के सामने मजबूती से रखा। विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई है कि इन समस्याओं का जल्द समाधान होगा। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में नई दिल्ली कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी प्रदेश की समृद्धि, विरासत और विकास का अलौकिक दृश्य पेश करेगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के माध्यम से मानवता को दिए गए गीता के दिव्य संदेश के रूप में जहां हमारी समृद्ध विरासत को दर्शाया गया है, वहीं तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में हरियाणा के निरंतर विकास और खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते स्पोर्ट्स पावर के रूप में बनी हरियाणा की नई झलक भी झांकी के माध्यम से दिखाई देगी। सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग हरियाणा के महानिदेशक के.एम. पांडुरंग ने किया कैंप नई दिल्ली में हरियाणा की झांकी को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह में नई दिल्ली कार्यक्रम पथ पर हरियाणा की झांकी प्रदेश की समृद्धि, विरासत और विकास का अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करेगी। उन्होंने बताया कि झांकी के मध्य भाग में सूरजकुंड मेले से प्रेरित एक शिल्प गाड़ी को दर्शाया गया है, जिसके माध्यम से हरियाणा की कला और हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया गया है। इस बार हरियाणा की झांकी समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास थीम पर चयनित हुई है, जिसका निर्माण कार्य रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय रंगशाला कैंप में पूर्ण हुआ है। उन्होंने बताया कि हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से बहुत छोटा राज्य होने के बावजूद देश के उद्योग, कृषि क्षेत्र और विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों के विकास के लिए सदैव अग्रणी पंक्ति में रहता है।
26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर पंजाब और हरियाणा की सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च में करीब 1 लाख से अधिक ट्रैक्टर सड़कों पर उतरेंगे। दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक ट्रैक्टर मार्च के बाद सभी किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ घरों को लौट जाएंगे। यह बात किसान मजदूर मोर्चा के प्रधान सरवन सिंह पंदेर ने ट्रैक्टर मार्च की तैयारियों का जायजा लेने के बाद शंभू बैरियर में मीडिया से बातचीत करने के दौरान कही। इस दौरान किसान नेताओं ने बताया कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में सैकड़ों किसानों ने जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में सांकेतिक भूख हड़ताल की। पंदेर ने कहा कि 26 जनवरी को देश भर में होने जा रहे ट्रैक्टर मार्च को लेकर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर जत्थों के रूप में शंभू बैरियर पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। मैं सरवण सिंह पंधेर इस वेले शंभू मोर्चे तो बोलदा जी। ਜਿਹੜਾ 26 ਦਾ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਆ ਵੀ 26 ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਾਂ 'ਚ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਾਂਗੇ ਭਈ ਵੀ ਆਹ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। क्योंकि साडे भरावां ने, दुकानदारां ने, रेहड़ी फड़ी वालियां ने, टैक्सी वालियां ने, टेंपू वालियां ने, सारियां ने पंजाब बंद विच सहयोग दिता सी। असीं फिर जिन्हां ते हमला वा उन्हां भरावां नूं नाल लैके हो कारपोरेट दे मॉल गाड़ी जावांगे। इह तों कਾ जिहड़े सैलो गोदाम आ जिन्हां ने पंजाब दी मंडी खत्म करनी आ, अंबानियां अडानियां दे सैलो, उन्हां दे गाड़ी साडे ट्रैक्टर जाणगे। दिल्ली का चुनावी रन अब दिलचस्प होता जा रहा है। यहां आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। तीनों पार्टियों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी अब अपने तमाम बड़े चेहरों को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतार रही है। वहीं आज गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान की शुरुआत करने पहुंच गए हैं। सीएम योगी 4 दिनों में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे और योगी दिल्ली की जनता को भाजपा के पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एस चंद्रचैन के मामले में राउंड जेवनी कोर्ट आज सुनवाई करने जा रही है। पिछली सुनवाई में ईडी ने कोर्ट को बताया था कि दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री चंद्रचैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। साथ ही धन शोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ आरोप तय करने का अनुरोध किया गया था। लखनऊ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती मनाई गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को परिवर्तन चौक लखनऊ स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और यह कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस पार्क में आयोजित हुआ। महापौर समेत वरिष्ठ अधिकारी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने सुभाष चंद्र बोस को स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बताते हुए उनके नारे को मूल मंत्र बताया। पूरा देश भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा दी थी, और कोई अतिशयोक्ति नहीं कि नेताजी भारत की आजादी के पूरे अभियान के दौरान एक महानायक के रूप में हर भारतवासी के लिए बड़े श्रद्धा और सम्मान का स्थान रखते हैं। वर्ष 2021 में नेताजी के योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 23 जनवरी की तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। नेताजी हर भारतवासी के लिए एक प्रेरणा है। राष्ट्र के प्रति निष्ठा का भाव, असीम साहस, वीरता और निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने की प्रेरणा नेताजी के व्यक्तित्व से पूरे भारतवासियों को प्राप्त होता है। जब व्यक्ति जो बोलता है उसके अनुसार आचरण करता है तो उनका आह्वान एक मंत्र बन जाता है।
देश की आजादी के पूरे आंदोलन के दौरान भारत की आजादी के लिए नेताजी के द्वारा किए गए आह्वान कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये पूरे भारत के नागरिकों के लिए यह एक मंत्र बन गया था। खासतौर पर युवाओं के अंदर इस नारे ने ऐसा जादू फैलाया कि देखते ही देखते ब्रिटिश हुकूमत को नेताजी को नजरबंदी और कैद करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ा था। बॉलीवुड फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि मुंबई की एक अदालत ने राम गोपाल वर्मा को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है। चेक बाउंसिंग मामले में राम गोपाल वर्मा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। ये फैसला उनके नए प्रोजेक्ट सिंडिकेट की घोषणा से एक दिन पहले आया है। अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया तब वर्मा फैसला सुनने के लिए अदालत में पेश नहीं हुए थे। पिछले 7 वर्षों से इस मामले की सुनवाई चल रही थी। मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि फैसले के दिन आरोपी गैर हाजिर रहा और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए और संबंधित पुलिस स्टेशन के माध्यम से गिरफ्तारी की जाए। दिल्ली एनसीआर में बुधवार देर रात हल्की बारिश हुई। इससे एक बार फिर से दिल्ली में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री और अधिकतम तापमान में 7 डिग्री का गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और उत्तर राजस्थान में आज भी बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल और ओडिशा में घना कोहरा छाया रहेगा। देश के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में लगातार चौथे दिन भी बर्फबारी हुई। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। हालांकि कुछ जिलों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हिमाचल के 5 जिलों में कोहरे और कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 28 तक राज्य में ऐसा ही मौसम बने रहेगा और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग, जोजिला, पास जैसे ऊंचे इलाकों में मंगलवार को हुई बर्फबारी के कारण गुरेज, बांदीपुरा रोड, सेमथान, किश्तवाड़, मुगल रोड बंद हो गए और यहां बर्फ हटने का काम जारी है। हिमाचल प्रदेश के सोलंगनाला में बर्फ पिघलने और अटल टनल रोहतांग के पास सिस्सू में पर्यटन गतिविधियां बंद होने के चलते अब धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या में कमी आने लगी है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।